नेक्स्ट हम बात करते हैं सी एनर्जी। सी से हमें 3 तरह से एनर्जी मिल सकती है, एक ओशन थर्मल, एक वेव एनर्जी और एक टाइडल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी, थर्म का मीनिंग होता है हीट, तो ओशन थर्मल एनर्जी में कुछ रिलेशन है, हीट के डिफरेंस है। तो ऐसा हो सकता है ओशन में, और होता ही है, कि ओशन की अलग अलग सरफेस पे पानी का टेम्परेचर अलग अलग हो। जैसे हम मान लेते हैं कि समर सीजन है, तो समर सीजन में जो सरफेस वाटर होगा वो काफ़ी हॉट होगा और जो थोड़ा नीचे पानी होगा वो कोल्ड होगा। तो इससे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा, और जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है तो आपको पता है कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं, यानी कि गर्म पानी ऊपर की तरफ रहता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ, तो वो दोनों की वजह से कन्वेक्शन करंट होता है। नेक्स्ट है वेव एनर्जी। आपको सी वेव्स के बारे में तो पता ही होगा, आप शायद कभी बीच पर भी गए हो। वेव जब आपके पैरों को टच करती तो वो एक अलग ही एहसास होता है, और शायद किसी ने डियर जिंदगी से इंस्पायर होकर कबड्डी भी खेल ली हो। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जब पास होती है सी सरफेस से तो वो वेव्स जनरेट करती है। ऑल्दो टाइडल वेव्स की कंपैरिजन में नॉर्मल वेव्स छोटी होती है, बट फिर भी उनमें काफ़ी एनर्जी होती है। इन वेव से हम टरबाइन्स को रोटेट करवा सकते हैं। सिंपल सा एक मॉडल आप बना सकते हैं जो ये डायग्राम में दिख रहा है। आप एक फैन लगाइएगा एक प्लास्टिक की बोतल पे और उसको नीचे से कट कर देना। फिर प्लास्टिक की बोतल को पानी में ऊपर और नीचे मूव कीजिएगा, तो देखिएगा टरबाइन यानी कि जो फैन है वो मूव करने लगेगा। तो कुछ इस तरह से हम रोटेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइड्स कैसे प्रोड्यूस होती है वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मून और सन जो होता है वो दोनों अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, बट मून का अट्रैक्शन का इफेक्ट अर्थ के वाटर पे ज़्यादा होता है बिकॉज वो थोड़ा क्लोज है। मून का अट्रैक्शन अर्थ की सरफेस पे अलग अलग होता है अलग अलग टाइम पर, क्योंकि कुछ पार्ट अर्थ का मून के पास होता है और कुछ पार्ट मून से दूर होता है। तो जब मून पानी को अट्रैक्ट करता है तो उस तरफ वेव्स बड़ी बड़ी जनरेट होती है, और जिस तरफ मून नहीं होता वहाँ पे छोटी वेव्स जनरेट होती है। तो ये राइज और फॉल जो हो रहा है वेव्स का, उसे हम टाइड्स बोलते हैं। और 2 टाइप की टाइड्स होती है, हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड यानी कि जब राइज होता है सी वाटर लेवल में, और लो टाइड यानी कि जब फॉल होता है। तो ये एक अमेजिंग फिनोमेना है कि मून का अट्रैक्शन किस तरह से अर्थ पे वाटर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियो यानी अर्थ और थर्मल यानी हीट। अर्थ की जो हीट होती है उससे हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। आपको ये पता होगा कि अर्थ के अलग अलग लेयर्स है, एक इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल और क्रस्ट। तो जो कोर और मेंटल है वो काफ़ी गर्म है। आपने वॉल्केनोस या फिर हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में सुना होगा। तो ये जो हीट आती है ये कहाँ से आती है? तो ये हीट अर्थ की सरफेस के अंदर से आती है। जो हीट होती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं वाटर को गर्म करके स्टीम जनरेट करने के लिए, और अल्टीमेटली वापस से स्टीम जब जनरेट होगी तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? तो स्टीम को हम हाई प्रेशर से टरबाइन पे फेंकेंगे और टरबाइन रोटेट होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। शायद आपने ये इक्वेशन देखी हो, ये साइंस की सबसे फेमस इक्वेशन है, E=mc²। ये इतनी फेमस इक्वेशन है कि कई लोग अपने टी शर्ट पे से लिखवाते हैं, या कई लोगों ने इस नाम से रेस्टोरेंट्स भी खोल रखे हैं। यहाँ पर E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके फेमस मिरेकल ईयर में दिया था। उस एक साल में उन्होंने ऐसे 4 पेपर पब्लिश किए थे जिसने पूरी की पूरी फिजिक्स को चेंज करके रख दिया था। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टिबल है, यानी हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। या अल्टीमेटली देखा जाए तो हर चीज़ एनर्जी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चौक का टुकड़ा है उसमें कुछ मास है, तो अगर हम उसको पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो उससे कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो शायद आप सोचेंगे कि कुछ भी ना हो या फुस्सी बम निकल जाए, थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उस थोड़े से मास से आपका एक बहुत बड़ा एरिया, मान लीजिए कि एक विलेज, उसमें पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। हर एक मैटर के अंदर बहुत एनर्जी होती है जिसको हम रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं। इस एक इक्वेशन ने
हमें इतने सारे फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन दे दिया जिस वजह से हम आज यूनिवर्स को इतना अच्छे से समझ पा रहे हैं। जब ये इक्वेशन डिस्कवर नहीं हुई थी उसके पहले हमें नहीं पता था कि सन या जो दूसरे स्टार्स होते हैं वो एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं। इस इक्वेशन से हमें पता चला कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू वो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो अब हम उन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे। तो आपने केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ा है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज या शेयर होता है। लेकिन सोचिए, अगर पूरा का पूरा न्यूक्लियस यानी कि पूरा का पूरा एटम दूसरे एटम से, दूसरे न्यूक्लियस से कंबाइन हो जाए या एक एटम दो एटम्स में टूट जाए तो क्या होगा? उसी को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस का ब्रेक होना या कंबाइन होना। जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उसे हम फिजन कहते हैं, और जब न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। फिजन का मीनिंग होता है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई का दो स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाना। जनरली बड़े न्यूक्लियाई जैसे कि यूरेनियम या यूरेनियम से और बड़े एटम्स वो इतने बड़े होते हैं कि वो ब्रेक हो जाते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से। और फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियाई ऐड होके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, जैसे कि दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम का न्यूक्लियस बना सकते हैं। आपने सोचा है कभी कि इतने सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, तो ये कैसे बने? तो इनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स तार में बनते हैं। कैसे? तो ये थोड़ा सा प्रोसेस हम समझते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले गैस क्लाउड्स होते हैं जिनको हम नेबुला बोलते हैं। नेबुला स्टार नर्सरी की तरह है, वहाँ पे बहुत सारे गैस क्लाउड्स होते हैं। इनिशियली गैस बनती है हाइड्रोजन से, ग्रेविटी की वजह से ये गैस क्लाउड पास आने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब ये इतना तेजी से मूव करने लगते हैं और इतना पास आ जाते हैं कि बहुत सारी हीट जनरेट होने लगती है। फिर ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ हाइड्रोजन के एटम्स कन्वर्ट हो जाए हीलियम में। अब दो फोर्सेस एक स्टार को स्टेबल रखते हैं। ग्रेविटी स्टार को कंप्रेस करना चाहता है और फ्यूजन स्टार को ब्लास्ट करना चाहता है। तो ये दोनों फोर्सेस जब तक इक्विलिब्रियम में स्टार स्टेबल होता है। सो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होके हीलियम बनाते हैं, फिर वो हीलियम के एटम्स कंबाइन होके कार्बन बनाते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स बनते जाते हैं कहाँ तक? आयरन तक। आयरन का नंबर होता है आई थिंक 26। तो वहां तक एटम्स बनते जाते हैं। लेकिन आयरन के बाद नहीं बन पाते क्योंकि आयरन बहुत स्टेबल है, वो और ज्यादा कंबाइन नहीं होता। इसका डिटेल आप अभी छोड़िए, बस इतना समझ लीजिए कि आयरन के बाद स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि एटम्स के कंबाइन होने का प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन जैसे ही फ्यूजन खत्म होता है तो ग्रेविटी हावी हो जाती है और पूरे स्टार को एकदम से कंप्रेस करती है। जब वो पूरे स्टार को एकदम से कंप्रेस करती है तो सडनली इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है कि फिर से फ्यूजन कुछ बाकी एटम्स का होने लगता है, तो एक ब्लास्ट हो जाता है एकदम से। उसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। तो जब ये ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे एलिमेंट्स बाहर चले जाते हैं और इस ब्लास्ट के दौरान कई सारे एटम्स कंबाइन होके हेवियर एलिमेंट्स बनाते हैं। तो अल्टीमेटली सारे एलिमेंट्स यूरेनियम तक नेचुरली जो मिलते हैं सारे एलिमेंट्स एक स्टार के अंदर बनते हैं, एक डाइंग स्टार के अंदर बनते हैं। आपकी बॉडी का हर एक एटम, आपने आज तक जितनी भी ब्रेथ्स लिए हैं, आपका जो हाथ है, पैर है, आपकी कॉपी, आपके पेन, आपकी बुक्स, सारे एटम्स वो एक स्टार डस्ट का पार्ट है। हाउ अमेजिंग इज दिस! यानी कि आप स्टार से बने हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है? तो आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एटम स्टेबल कैसे रहता है? तो उसके कुछ दूसरे रीजंस भी है, और एक रीजन है कि न्यूट्रॉन उसको स्टेबल रखने में थोड़ी मदद करते हैं। पर जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है तो प्रोटॉन्स का रिपल्शन काफी हावी होता जाता है और वो प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो जनरली एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि छोटे न्यूक्लियाई अनस्टेबल नहीं होते, ऐसे भी होते हैं जो छोटे न्यूक्लियाई हो और रेडियो एक्टिव हो, यानी कि ब्रेक हो जाए, पर उसके रीजन पे अभी हम नहीं जाएंगे। बट आप इतना समझ लीजिए, फ्यूजन का मतलब होता है एक न्यूक्लियाई का दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाना। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी भी बोला जाता है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इससे एनर्जी का क्या लेना देना है? एनर्जी का लेना देना है
क्योंकि जब भी फ्यूजन या फिजन होता है तो कुछ एटम का मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। हाउ अमेजिंग इज दिस कि कुछ मास है जो कन्वर्ट हो जाता है प्योर एनर्जी में, और इस प्योर एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं अगेन वाटर को गर्म करके स्टीम जनरेट करने के लिए, और स्टीम को वापस से हाई प्रेशर से हम किस पे दे सकते हैं, टरबाइन के ऊपर, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे वर्क करता है, तो उसको समझने के लिए हम ये डायग्राम को देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मेनली 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है फ्यूल, एक होता है मॉडरेटर, एक होता है कूलेंट। फ्यूल होता है यूरेनियम का एटम यानी कि जो ब्रेक होगा। मॉडरेटर होता है जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करता है, और कूलेंट होता है जो हीट जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यूरेनियम के कई सारे आइसोटोप से उसमें एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 235 जो कि काफी अनस्टेबल होता है। जब वो किसी न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो ब्रेक हो जाता है 2 छोटे न्यूक्लियस में, एक होता है क्रिप्टॉन और एक होता है बैरियम, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुछ एनर्जी भी जनरेट होती है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये आगे जाके 3 और यूरेनियम से टकराएंगे और उन्हें ब्रेक कर देंगे। वो जो 3 यूरेनियम ब्रेक होंगे वो 9 न्यूट्रॉन्स जनरेट करेंगे। उन 9 से आगे जाके यूरेनियम ब्रेक होंगे जो कि 27 न्यूट्रॉन जनरेट करेंगे। तो आप समझ एक अच्छाई की चेन चालू हो जाती है, 3, 9, 27, 81, 243 एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन बन जाता है। चेन रिएक्शन 2 टाइप का होता है, अनकंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड यानी कि हम एक लिमिट तक ये रिएक्शन को बढ़ने देते हैं। कंट्रोल चेन रिएक्शन हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में करते हैं जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन तब करते हैं जब हमें किसी सिटी को उड़ाना है, जब हमको एटम बॉम्ब बनाना है। जैसे अमेरिका ने एटम बॉम्ब्स यूज किए थे तो उस टाइम अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ही यूज किया गया था। सो यूरेनियम को हम न्यूट्रॉन से टकराते हैं, यूरेनियम ब्रेक होता है, ब्रेक होके एनर्जी जनरेट करता है, और वो एनर्जी जब जनरेट होती है तो उसको कूलेंट एब्जॉर्ब करता है और आगे जाके पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। सो इसके साथ न्यूक्लियर एनर्जी भी खत्म। सो हमने कई सारे इंपॉर्टेंट एनर्जी के सोर्सेज की बात की। अब शायद आपने एक चीज नोटिस की हो कि ऑलमोस्ट सभी में हमारा मेन एम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के 2 ही तरीके हैं, या तो टरबाइन को रोटेट करो या सोलर पैनल या सोलर सेल के थ्रू सेमीकंडक्टर्स को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। टरबाइन्स का यूज किसमें था, तो टरबाइन्स का यूज कोल को बर्न करने के बाद स्टीम जनरेट करके टरबाइन रोटेट करने में था। विंड एनर्जी में टरबाइन, हाइड्रो एनर्जी में टरबाइन रोटेट होता है, टाइडल एनर्जी में, वेव एनर्जी में, ओशन थर्मल एनर्जी में, जियोथर्मल एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, सभी में टरबाइन रोटेट होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।